सभी के पास होगा अभी। आप लोग जितने भी स्टूडेंट अभी क्वेश्चन पेपर है, आप क्वेश्चन पेपर ओपन करिए, आप देखते हैं जरा आप लोगों ने क्या क्या कैसे सॉल्व किया है क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये हम लोग अभी यहाँ पर फिलहाल एक FOT टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस टेस्ट में ये जितने भी क्वेश्चंस है आप देखोगे, कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, कुछ क्वेश्चन का सिमिलर पैटर्न करवाया है। फिजिक्स में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं कि कोई भी टीचर कभी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने जितने क्वेश्चन करवाए हैं सारे क्वेश्चन उसमें से आएंगे। लेकिन ये टीचर, हर एक अच्छा टीचर ये क्लेम कर सकता है कि मैंने जितने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं सारे क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट के अंदर आएंगे। तो पॉइंट इज कि यहां पर जितने कॉन्सेप्ट्स क्लास में डिस्कस हुए हैं किसी ना किसी फॉर्म में, सारा पेपर उसी का था। उसमें कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट, कुछ सिमिलर, कुछ थोड़ा सा एडिशनल, कुछ पार्ट ऐड होके मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पेपर डिस्कशन में। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये है डायनेमोमीटर। क्या होता है डायनेमोमीटर? बेसिकली एक स्प्रिंग बैलेंस को ही डायनेमोमीटर बोला जाता है। जो स्प्रिंग फोर्स मेजर करती है उसको डायनेमोमीटर कहते हैं जनरली। तो यहां पर क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत लोगों का रॉन्ग हुआ है मेरे पास। मैंने सारे, ये पूरा संडे को टेस्ट हुआ था, आज ट्यूसडे है, और सारी कॉपी करेक्टेड है। और जब मैं सारी कॉपीज को देख रहा हूं तो अभी मैं जितने भी पेपर्स को यहां पर टर्न आउट कर रहा हूं तो बहुत कम स्टूडेंट हैं जिनका क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट मुझे मिल रहा है। इससे एक आइडिया लगता है कि स्टूडेंट ने, कितने स्टूडेंट ने इसको, हार्डली 1 या 2 स्टूडेंट हैं जिनका इसका आंसर करेक्ट है। बाकी या तो इसको लीव कर दिया है या फिर रॉन्ग किया। मोस्टली स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 1 वाले पार्ट को। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सप्लेन करूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना था। ओके, तो यहां पर इस क्वेश्चन में आप एक चीज नोटिस करिए। आपको यहां पर एक स्प्रिंग गिवन है और ये 2 पॉइंट्स हैं। यहां पर एक स्प्रिंग है और यहां ये 2 ब्लॉक आपको गिवन है। एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक आपका ये है। ये दोनों एक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड हैं। ये वाला पार्ट भी कनेक्टेड है और ये वाला पार्ट भी कनेक्टेड है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। देवदांश ध्यान देना, ये एक PYQ है एक्चुअली में। और जब आप इसको देखोगे कैसे सॉल्व करना है तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये कैपिटल M मास है और ये स्मॉल m मास है। कंडीशन इसमें ये दी हुई है, इसको बेसिकली हम लोग यहाँ पर डायनेमोमीटर बोलते हैं। और इस पर एक फोर्स आपको गिवन है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है। इस फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है 20 न्यूटन। इसे मैं F1 कंसिडर कर रहा हूँ, ध्यान रखना। और यहाँ पर भी आपको एक फोर्स गिवन है जो आपको, दूसरा F2 है, इसकी वैल्यू आपको 10 न्यूटन गिवन है। ओके, ये वाला मास कितने केजी का है? 6 केजी का है। और ये वाला मास जो है ये 4 केजी का मास है। तो ये सिचुएशन आपको गिवन है। क्या फैक्टर आपको बोला है कैलकुलेट करने के लिए? अ डायनामोमीटर D अटैच्ड टू 2 बॉडीज ऑफ masses 6 kg and 4 kg, 20 and 10 न्यूटन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। आपको बस ये बताना है डायनामोमीटर रीड्स। तो यहां पर इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पॉइंट ये है, जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया कि डायनामोमीटर रीड्स, इसका मतलब उसमें जो स्प्रिंग होती है उसका स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करना है। डायनामोमीटर बेस्ड ऑन द डायनामोमीटर गिव्स रीडिंग ऑफ स्प्रिंग फोर्स। तो कॉन्सेप्ट पॉइंट नोट करो यहां पर। डायनामोमीटर मेजर्स वेट और फोर्स। डायनामोमीटर मेजर्स, कॉन्सेप्ट पॉइंट है ये, डायनामोमीटर मेजर्स वेट और फोर्स। डायनामोमीटर मेजर्स वेट और फोर्स। it measures spring force. It measures spring force. Got it? ये स्प्रिंग फोर्स को मेजर करता है। चलिए अब यहां पर इस पूरे पार्ट में मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर देखिए ये जो पूरा पार्ट आपको गिवन है ना,
इसको मैंने क्या किया, पूरे को एक सिस्टम कंसिडर कर लिया। सो यहां पर लेट ये पूरा पार्ट जो है वो एक सिस्टम कंसिडर हो गया। और अगर ये एक सिस्टम कंसिडर हो रहा है, दिस पार्ट इज अ एज अ, ये एक पूरा पार्ट जो है ये एक सिस्टम कंसिडर हो रहा है, तो मैंने क्या किया यहां पर, इस पूरे पार्ट को एज्यूम किया कि ये पूरा पार्ट जो है ये मूव कर रहा है, या यहां से ऐसा ले लेते हैं, ये पूरा पार्ट मूव कर रहा है। अब बस आप मुझे इतना बता दीजिए, जब मूव कर रहा है तो यहां पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहां पर कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10। तो ये सिंपल सी बात है, ये वाला फोर्स हो गया 20 न्यूटन, ये वाला फोर्स हो गया 10 न्यूटन। इज इट ओके? ये दो मासेस हैं, टोटल मास हो गया 6 + 4 10 kg, और जिस तरफ का मास ग्रेटर होगा उस तरफ एक्सेलरेट होगा। बोलो हाँ या ना, ये लगेगा या नहीं? अब इसके बाद इसका इक्वेशन फ्रेम करना बहुत आसान है। बोलो मास इंटू एक्सेलरेशन नेट फोर्स होता है, और नेट फोर्स वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस होता है। तो मास हो गया 10, एक्सेलरेशन हो गया a, तो आ गया 10a इक्वल्स टू 20 - 10। बोलो 20 - 10 क्यों लिया? F2 - F1। F2 माइनस ही F1 क्यों किया? F2 ग्रेटर F1 लेस, यस और नो? F2 ग्रेटर F1 इज लेस, तो ये आ गया आपका। अब ये 10 a की वैल्यू कितनी आ गई, 10। एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का कितना हो गया बोलो? एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस और नो? यस और नो? अब मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, m का, इतने पार्ट का। तो अगर मैंने सिर्फ मुझे इतने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो मैंने क्या किया, इस पार्ट को, ये देखिए इतने पार्ट का मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो मैंने क्या किया, इस पार्ट को यहां पर ये कॉपी किया, और जिस पार्ट को रेड सर्कल में ले रहा हूं मैं, केवल इस पार्ट पर आप फोकस करना, इतने पार्ट पर। इज इट ओके? इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब आपसे मैं जो पूछूंगा उसका मुझे आंसर देना। पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से आ रहा है, बोलो यस। ओके, तो उसका मतलब यहां पर ये मास भी ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा, बोलो हाँ। और अगर इसका एक्सेलरेशन ए है, यहां पर लगने वाला फोर्स F1 है, स्प्रिंग फोर्स यहां लगेगा या नहीं लगेगा? और वो स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया, F डैश। F डैश कौन सा फोर्स हो गया, जल्दी बताओ। और यही हमको मेजर करना है। अब आप में से कौन स्टूडेंट मुझे इसका इक्वेशन बना के दिखाएगा? बताओ आगे फॉरवर्ड फोर्स क्या हुआ, नाम बताओ। F1। ऑपोजिंग फोर्स मास 6 kg, और एक्सेलरेशन a। तो बताओ इक्वेशन कितने लोग बना लेंगे, हैंड रेस करो क्लास में। मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स। तो चलिए, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फॉरवर्ड फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स। हमको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, F डैश। हाँ या ना? आप लोगों से अभी बोल रहा हूं, कैलकुलेशन करके बताओ इसमें से विच ऑप्शन इज करेक्ट आउट ऑफ दिस 4। अभी कैलकुलेट करो, इसके बेसिस पर कैलकुलेट करो और मुझे बताओ इनमें से विच ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। डी। आज के बाद यदि इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आएगा, किसी से मिस्टेक तो नहीं होगी, बनेगा ना ये? पूरे पेपर का सोल्यूशन कहां करना है, डीपीपी नोटबुक में करना है। डीपीपी नोटबुक में पेपर स्टिक करोगे, उसके बाद पूरे पेपर का सोल्यूशन लगाओगे। इट्स मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरीवन। और ये कॉपी करेक्शन जब होगा उसमें मैं इस चीज को चेक करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों ने करेक्ट किया हुआ है? मेरे पास तो पूरा रिकॉर्ड है। चलिए मैं देखते आता हूं यहां पर। राहुल का करेक्ट है, फिर इसके बाद पलक ने करेक्ट किया है, प्रीत करेक्ट किया हुआ है, अपर्षा करेक्ट है, युग करेक्ट है, नमो करेक्ट है, उदित ने करेक्ट किया हुआ है,
अथर्व देवगन करेक्ट किया है, आयुष वर्मा करेक्ट किया हुआ है। आप लोग ध्यान रखना, आपके बैच का पहले परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा जा रहा था, अभी कंडीशन ये है बैच बी, बैच ए में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स बैच ए में से राधिका ने करेक्ट किया है इस क्वेश्चन को, गुड। एबिगेल ने करेक्ट किया हुआ है। चलिए, काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को बनाया हुआ है। कशिश करेक्ट है क्वेश्चन, ठीक है। अक्षरा करेक्ट है, आरना करेक्ट है, एरन करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। वत्सल करेक्ट है, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स ने इसको करेक्ट बनाया हुआ है, स्टिल कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मिस्टेक की हुई है। तो चलो, इस क्वेश्चन को बड़ा सिंपल सा है, इसको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, बहुत करें क्वेश्चन क्लास में सॉल्व। बस सिंपल क्या करना है, यहां का एरिया, ये फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ है। फोर्स टाइम के बीच का एरिया अंडर कर्व क्या बताता है, और इंपल्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व गिव्स आइदर इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम। ये कॉन्सेप्ट पॉइंट है, ये बस कॉन्सेप्ट पॉइंट है, इतना बस याद रखोगे। अच्छा, प्लस ये वाला एरिया को क्या लेना है, प्लस, तो इसको क्या लोगे, माइनस। तो बस आपको इसको कैलकुलेट करना है और बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट, कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका। 2 न्यूटन, नहीं पर सेकंड नहीं, न्यूटन सेकंड। इज इट ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट। आंसर की मैंने बाहर भी लगाई थी, और एक ये है एक आंसर की, तो इसमें भी 2 न्यूटन सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डन दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन क्लास में किया है, बोलो यस। अगर कभी भी एंगल यहां बन रहा हो, ठीक है, तो इसका ये वाले चेंज इन मोमेंटम के कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए, तो स्पीड के लिए क्या है, ये सारी चीजें याद रखनी है। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आने वाले टाइम पर कभी भी हमको बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, टाइम कम वेस्ट करना है। तो जैसे यहां पर 2 पार्टिकल दिए हुए हैं, तो जब भी कुछ ऐसी कंडीशन दी हो, तो बस एक ही बात याद रखना कि अगर एंगल वॉल के साथ बन रहा हो, जैसे ये वाली कंडीशन है, और जिस क्वेश्चन में जैसा गिवन था, यहां पर भी थीटा था और यहां पर भी थीटा था, तो उस केस में ये वाली वैल्यू जो आई थी आपकी, वो पता है कितनी वैल्यू आई थी यहां पर, 2mv sin थीटा। बोलो यस और नो। ये कितना आया था, 2mv sin थीटा, और अगर एंगल यहां बन रहे होंगे तो कितना आ जाएगा ये, 2mv cos थीटा। गॉट इट। और आपको क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में, बताओ जरा। यहां पर आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया था एवरेज फोर्स, हाँ या ना। अगर आपको ये बोला गया था कि आपको इसमें एवरेज फोर्स कैलकुलेट करना है, तो कितना सिंपल है। एवरेज फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी डेल पी बाय डेल टी। और ये जो वैल्यू निकली है 2mv sin थीटा, पर ने क्लास में की थी, ये किस चीज की वैल्यू है, ये वैल्यू है 2mv sin थीटा डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू है। बोलो हाँ या ना। तो बस आपको क्या करना था इसमें, 2mv sin थीटा डिवाइडेड बाय टी। टाइम दिया है 0.25 सेकेंड, मास दिया है 0.5 kg, एंगल है आपका 30 डिग्री, वैल्यू रखोगे, और ऑप्शन 24 आ रहा है, 24 ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ये आपका आंसर आया था। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, डन ना। ध्यान रखना इस चीज का, ये वाला फॉर्मूला क्या बना था, नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं। द एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड। अब आपको देखो, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, कि कोई बुलेट है, ठीक है, अब वो बुलेट जो है वो वुडन में सपोज यहां पर स्ट्राइक कर रही है, कुछ डिस्टेंस तक पेनिट्रेट हो रही है, कितना आपको यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसका ना मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता दूं आपको, इसको करवाया हुआ क्वेश्चन मैंने क्लास में, लेकिन क्वेश्चन मैंने डिफरेंट मेथड से करवाया हुआ। मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूं, वन मोर, ऑलरेडी एक मेथड पहले डिस्कस हो चुकी है क्लास में। तो सेकंड मेथड क्या होगी इसकी, तो इसकी सेकंड मेथड होगी, कॉन्सेप्ट पॉइंट में नोट करो इसको, इसकी एक और शॉर्टकट मेथड है ये।
जिससे आप लोग कम टाइम में इसको बना सको। नोट इसमें लिखो यहां पर वर्क डन बाय opposing force, work done by opposing force, work done by opposing force will be equal to kinetic energy of a moving body, kinetic energy of a moving body। कितना किया? अब ये वाला फॉर्मूला नोट करना है यहां पर। ये आप लोग ड्रॉ कर चुके हो ना, क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन चाहिए तो मैं बस यहां इसको अलग करो। चलिए फॉर्मूला बनेगा आपका, ध्यान रखना, वर्क डन इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहां करो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन होता है हाफ एम वी स्क्वायर। आपको एवरेज फोर्स क्या कैलकुलेट करना है? आपको एवरेज फोर्स, तो फोर्स के लिए आप करो हाफ एम वी स्क्वायर बाय एस। बोलो सिंपल फॉर्मूला है कि नहीं? कम टाइम लगेगा ना। और अगर वी स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s से करोगे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा? आपका टाइम बचेगा। तो आपको क्या करना है? अपना टाइम भी बचाना है, ऐसे फॉर्मूले आने वाले टाइम के लिए ध्यान रखने। तो अब आप बोलो एफ इजिकल्स टू एम वी स्क्वायर बाय 2s। क्विकली कैलकुलेट करके बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला आ रहा है 5.2 इंटू 10⁻³ गॉट इट। अब खुद सोचो आपने क्या ऑप्शन लगाया था टेस्ट में? बी लगाया था, गुड। अब इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। 3 blocks with masses m, 2m, 3m connected by a string. After an upward force applied on the block, mass move upward at constant speed b. What is the net force on block of mass 2m? इस पर net force पूछा है। How many students are saying 0? 3, 4, 5. Why 0? Because speed is constant, और अगर constant speed है तो force acceleration is 0 और net force will also be 0। तो इसका concept point क्या हुआ? Because speed is constant, therefore acceleration will be 0 due to constant speed acceleration will be 0 and force will also be 0। ऑप्शन आएगा डी। ये कर लिया आप लोगों ने? ओके चलिए, अब इसके बाद हमारे पास 3 डिफरेंट ब्लॉक्स गिवन है, ठीक है। एक बार हम लोग एक काम करते हैं, इन ब्लॉक्स का एक एक करके यहां पर देखते हैं। ये फर्स्ट 4, 2 और 1, तो इसका मास है 4 kg, इसका मास है 2 kg और ये वाला ब्लॉक है 1 kg। यहाँ पर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, ये हो रहा है 40 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 blocks of masses 4, 2, 1 respectively are contact on a frictionless table. If force of 14 Newton applied on 4 kg block, the contact force between 4 and 2 kg will be। 4 और 2 kg के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। अब यहां पर एक कॉन्टैक्ट फोर्स ये लगेंगे इस तरह से, एक कॉन्टैक्ट फोर्स ये होगा 4 kg पे लगेगा, एक कॉन्टैक्ट फोर्स कहां लगेगा? 2 kg। इज इट ओके? यस और नो? दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगे, तो चाहे हम इसको ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर लें,
चाहे हम ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर लें, दोनों क्या है, बिल्कुल सेम। इज इट ओके? अब यहां कॉन्सेप्ट पॉइंट समझना सारे स्टूडेंट, मेन देखो कॉन्सेप्ट पॉइंट ही आता है। ये वाला एफ डैश इस वाले 4 kg पे लग रहा है, और ये वाला एफ डैश 2 और 1 दोनों पे लग रहा है, दोनों पे अप्लाई हो रहा है। इज इट ओके? तो जब ये पूरा सिस्टम आगे बढ़ेगा, पूरा सिस्टम आगे बढ़ रहा है और ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, इज इट ओके? चलो एक काम करते हैं, इसका एक्सेलरेशन ए भी निकाल लेते हैं। अभी क्लास में ऐसे कितने स्टूडेंट है जो बिल्कुल इजीली एक्सेलरेशन निकाल लेंगे? हैंड रेस करो, विदाउट एनी टेंशन, तुरंत बोलेंगे सर अब भी निकाल रहे 1 सेकेंड में। अरे भाई कितना सिंपल है, F इजिकल्स टू, कितनी बार बताया, आप लोग क्यों कंफ्यूज होते हो? बस थोड़ी चीजों को रिवाइज कर लो आप लोग। एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब बोलो कितना आसान है, ये वाला फोर्स F है, अब बोलो एक्सेलरेशन निकालना आसान है पूरे सिस्टम का, कितना आसान है? F इजिकल्स टू m1 प्लस m मास इंटू एक्सेलरेशन, याद रखोगे आप? तो देखो एक्सेलरेशन बोलो कितना आ रहा है, 14 डिवाइडेड बाय 7, और ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट ओके? अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का सेम रहेगा ना? 1 kg का भी 2 रहेगा, 2 kg का भी 2 रहेगा, और 4 kg का भी 2 रहेगा। अब मैं अगर आपसे ये बोलूं कि देखो भाई मैंने एक काम किया, यहां पर ये दोनों ब्लॉक, ये फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बना रहा हूं मैं। अब आप बस इतना मुझे बताओ, इन दोनों ब्लॉक को मूव कौन करा रहा है? एफ डैश, और यही अपन को निकालने को बोला है ना? बोलो हाँ, एफ डैश निकालने को बोला है ना? और यहां पर इसका मास है 2 kg, इसका मास है 2 kg, इसका मास है 1 kg, और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है? पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप में से कौन है जो बिल्कुल इजीली बोलेगा सर मैं एफ डैश मैं निकाल लूंगा? हैंड रेस करके बताओ। एफ डैश इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बोलो हाँ या ना, बोलो कितना होगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? 6। गॉट इट? आ गया समझ में कि नहीं आ गया? तो ये आपका एफ डैश इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इंटू एक्सेलरेशन, और एफ डैश हो गया 3 इंटू 2, आंसर आ गया 6 न्यूटन। ये आपका 6 न्यूटन इज आंसर। गॉट इट? नोट करते आ रहे हो ना सोल्यूशन? ओके। हाँ बिल्कुल, देख क्या होता है रुशिल, जब दो बॉडी कांटेक्ट होती हैं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होता है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ में दो फोर्सेस लगते हैं, एक एक्शन और एक रिएक्शन। दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं लेकिन दोनों इक्वल होते हैं। तो ये अगर मैं बोलूं ये वाला फोर्स अगर 4 kg पे लग रहा है तो ये 2 kg पे लग रहा है, और 2 के आगे एक चीज और है 1, तो एक्चुअली ये फोर्स 2 और 1 दोनों को आगे लेके जा रहा है। बात आई समझ में? ये फोर्स 2 और 1 दोनों को आगे लेके जा रहा है। तो यहां पर एफ डैश इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव 2 and 1 kg इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। इज इट ओके? तो वो हमने एफ डैश कैलकुलेट किया। यहां तक हो गया सभी का? अब बन रहे हैं क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं? चलो अब आप ये बताइए, जब ये क्वेश्चन, इस 7 क्वेश्चन को बताइए, 7 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? x and y coordinates of a particle anytime t are given by x is equals to 7t plus 4t square, y is equals to 5t, where x and y in meter and t in seconds, acceleration of particle at t is equals to 5 seconds। आप में से कोई स्टूडेंट है जो ये कहेगा कि मैं इसको बना लूंगा? 2 3 4, ओके गुड। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहां पर आपको एक वैल्यू दी है x, और ये वैल्यू x की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू है 7t प्लस 4t स्क्वायर, और यहां पर y की वैल्यू दी है
ये दिया है 5t। फिर आगे आपको गिवन है, यहां पर ध्यान से देखना, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। इज इट ओके? तो एक चीज ध्यान से सुनो, अगर आपके पास दो एक्सेलरेशन है, एक ax और एक ay, तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर होगा। एग्रीड और नॉट? अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है और जो आपकी वैल्यू कितनी गिवन है 7t प्लस 4t स्क्वायर, आपने इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये वेलोसिटी मिलेगी 7 प्लस 8t। बोलो हाँ। एक और बार डिफरेंशिएट किया तो इस बार आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन हो जाएगा 7 का 0 और कितना आ जाएगा 8। तो ये वैल्यू आपकी ax आ गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक ऐसे ही हम यहां पर y की वैल्यू निकालेंगे। y है 5t, तो बोलो dy बाय dt मतलब वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 5 हो जाएगा। डी स्क्वायर बाय बाय डी टी स्क्वायर, ए वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो ए एक्स आ गया 8 और ए वाई आ गया 0। तो एक्सेलरेशन ए एक्स यानी 8 का स्क्वायर प्लस 0, आंसर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विच ऑप्शन? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 8 क्वेश्चन बताओ। A bird weighs 2 kg and is inside a closed cage of 1 kg. If it starts flying, then what is the weight of bird and cage assembly together? दोनों का साथ में। मैंने कुछ नहीं बोला, सी ऑप्शन आ रहा है। तो एक्चुअली करेक्ट है। देखो 2 kg तो उसका खुद का हो गया, 1 kg असेंबलिंग हो गया, उतना ही उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, देन ओनली आएगा। तो आंसर है 2 kg 3 kg। तो ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अ मैन ऑफ 50 kg स्टार्टेड at one end on a boat of length 25 meter and mass 200 kg. If he starts running and has a velocity of 2 meter per second, on reaching the other end of the boat, the final velocity of the boat is? ये क्वेश्चन है। चल भाई, mass of this man is small m, mass of this boat is capital M. Is it okay? अब आपको क्या करना है, यहां पर ये इस पार्ट में ये बताना है। अब आपको इस पार्ट में ये बताना है कि ये जो बोट है इस पे सपोज दिस मैन इज स्टार्टेड रनिंग, ओके, और अब आप बताइए इनिशियली बोट इज एट रेस्ट, हाँ या ना? ओके, और ये मैन जो है वो रन करना स्टार्ट कर रहा है। अब क्या हुआ, ये कितनी वेलोसिटी से रन कर रहा है जरा बताना? 2 मीटर, तो ये इसकी वेलोसिटी हो गई। फिर बाद में इसने पूछा है कि इफ ही स्टार्ट्स रनिंग वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, इसको मैं v1 दे दे, इसको इसको v डैश दे देते हैं। ऑन रीचिंग द अदर एंड ऑफ द बोट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बोट इज, ध्यान से सुनो,
आपको मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताया था। अगर आप बोट के, आप सुनना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप इमेजिन करो एक बोट है और आप वो अभी बोट की वेलोसिटी 0 है। अब वन एंड पर रनिंग करना स्टार्ट करो, तो बोट और मैन दोनों मिलकर एक सिस्टम बन रहे हैं और उसमें से एक चीज की वेलोसिटी आ रही है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा और बोट की एक ऑपोजिट वेलोसिटी क्रिएट होगी, जिसके कारण लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मेंटेन रहेगा। हाँ या ना? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो कैसे अप्लाई करेंगे। मैंने कैपिटल एम मास एम डैश मैन का मास ले लिया कैपिटल एम, और ये इसकी वेलोसिटी कितनी ले ली कैपिटल वी। तो स्टार्टिंग में सिर्फ मैन रनिंग कर रहा था, तो एम डैश वी डैश। इज इट ओके? हाँ या ना? भर गया? अच्छा, अक्षत मैम को बता दो 2 मिनट। चल भाई, पूरा उसमें कॉन्सेंट्रेट, यहां देखो। हाँ, एम डैश की इसका मैन का मास कितना है 50, वेलोसिटी कितनी है 2, बोट का मास कितना है 200, बोट की वेलोसिटी कितनी है, बोलो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा? बताओ ये फॉर्मूला किस लॉजिक पे लगा ये फॉर्मूला? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ मैन, मोमेंटम ऑफ बोट। पर जब बोट का मोमेंटम लेंगे, मतलब बाद में बोट में वेलोसिटी आएगी, तो उसमें मैन ऑलरेडी है ना, तो इसलिए दोनों का मोमेंटम आ जाएगा। अब ये 100 प्लस 250 v इक्वल्स टू 0, तो 250 v इक्वल्स टू -100, v इक्वल्स टू कितना हुआ 100 डिवाइडेड बाय 250। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट? माइनस साइन है, पर वो उसमें अगर दिया होता तो ठीक था, नहीं तो फिर वो मैग्नीट्यूड लेना है। गॉट इट? इसके बाद आते हैं 10 क्वेश्चन पर। पहले हमने सिर्फ मैन और उसकी वेलोसिटी, क्योंकि बोट रेस्ट पे थी स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद जब ये रनिंग किया तो बोट मूव करने लगेगी, तब मैन का मास, बोट का मास और टोटल इसकी वेलोसिटी, तब मैन रेस्ट पे आ गया था अदर एंड पे जाने के बाद। तो ये सिस्टम था। नोटेड ना? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन हैज फॉलन, ये डन। into a ditch of a width d and depth h. Two of his friends are slowly pulling him out using a light rope and two fixed pulleys as shown in figure. What is the force exerted by each friend on the rope? कितना फोर्स वो अप्लाई कर रहा है, एफ को कैलकुलेट करना है। ये पूरा जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो इसमें आपको क्या करना है, चलिए अपन इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक सिस्टम यहां पर बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया,
आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिनने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था? इसका करेक्ट आंसर डी है। इसका करेक्ट आंसर डी है। किसी का आया ये आंसर? अटेम्प्ट किया था? चलिए पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहला, ये सिचुएशन है। इज इट ओके? अब चलिए फोर्सेस की बात करते हैं। ये यहां पर फोर्स F अप्लाई हो रहा है और यहां पर भी फोर्स F अप्लाई हो रहा है। गॉट इट? मास ऑफ मैन किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा? डाउनवर्ड्स। ये आ जाएगा mg। यहां एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। बोलो यस और नो। टोटल डिस्टेंस अगर d है तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d/2। अगर ये फोर्स F है, कॉन्सेंट्रेशन यहां पर नीचे, ये फोर्स F है, तो ये वाला फोर्स भी कितना होगा? F। अब क्या होगा, ध्यान से देखो। ये जो फोर्स है F, इसका एक कंपोनेंट यहां एक्ट होगा, ये एक कंपोनेंट एक्ट होगा, और ऐसे ही इसका भी एक कंपोनेंट यहां पर एक्ट होगा। यानी दो कंपोनेंट यहां पर एक्ट होंगे, और ये दोनों कंपोनेंट किसके बराबर होंगे? F cos थीटा एंड F cos थीटा। बोलो यस और नो। ये वाले F का एक कंपोनेंट और इसका एक कंपोनेंट, यस और नो। अब अगर ये इसके बेसिस पर देखें तो कितना आ जाएगा आपको? 2F cos थीटा इक्वल्स टू mg। तो F की वैल्यू निकालनी है, तो F की वैल्यू आएगी mg डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा। यस और नो। अब बस अगर मैं यहां पर cos थीटा की वैल्यू रख दूं तो आंसर आ जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू मुझे इतने पार्ट से निकालनी पड़ेगी। अगर इस ट्राइंगल से मैं cos थीटा की वैल्यू निकालता हूं, तो आप खुद बताओ मुझे, इतने ट्राइंगल से मुझे cos थीटा की वैल्यू निकालना है। cos थीटा होता है बेस, बेस यानी ये कितना दिया हुआ है? बेस h। बोलो h दिया ना, h डेप्थ पर है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो जाएगा? h, और हाइपोटेनियस कितना होगा बताइए? रूट ओवर, ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी h डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर बाय 4। ये आ जाएगा h डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4h स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहां पर 2 आ जाएगा। ये ये समझ में आ गया ना कैसे आया? नहीं आया? जब ये यहां पर ये डी डिवाइडेड बाय 4 आया, और जब ये रूट से बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 2h डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बस अब आपको क्या करना है? ये वैल्यू रख देना है यहां पर, mg डिवाइडेड बाय 2, और cos थीटा की ये वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 2h, और ये रूट ओवर 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आपका आ गया डी ऑप्शन करेक्ट। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही?
नोटेड और नॉट? कितने स्टूडेंट का आंसर ये क्लास में करेक्ट था? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? नहीं किया, मोस्टली लोगों ने छोड़ दिया था इस क्वेश्चन को। आपको टफ लग रहा है क्वेश्चन? हाँ हाँ, अभी समझ में आया कि नहीं? एक बार और। प्रगति, ये पहले क्वेश्चन बता क्या है? अरे वहां क्या दिख रही है? ऐसी जनरल बता। ये गड्ढे में गिर गया है। गड्ढे की हाइट कितनी है, मतलब डेप्थ कितनी है, h, और उसकी टोटल विड्थ कितनी है, d। जहां पर अभी है मैंने आधी विड्थ ली है, d/2। ये दो फ्रेंड क्या कर रहे हैं, पुलिस इसको बाहर ऊपर खींच रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को कितना फोर्स लगेगा इसको ऊपर खींचने में, ये पूछा रहे हैं। आया समझ में? तो अगर कोई इसको खींच रहा है तो इस पर फोर्स F लगेगा, तो वही फोर्स यहां लगेगा, वही फोर्स यहां लगेगा। इस F को रिजॉल्व कर लिया तो इसका कंपोनेंट F cos थीटा आया। इस F को रिजॉल्व कर लिया, इसका कंपोनेंट F cos थीटा आया। F cos थीटा और F cos थीटा मिलकर हो गया 2F। और ये भाई साहब का वेट कहां लग रहा है, डाउनवर्ड। तो ये 2F cos थीटा इसको ऊपर ले जा रहे हैं और वेट डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो 2F cos थीटा बैलेंसिंग वेट mg के बराबर होगा। अब अगर 2F cos थीटा वेट के बराबर हो रहा है तो यहां पूछा F कितना लगेगा, तो F होगा mg डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा। इतना आ गया। अब बस सिंपल मैथ से इस ट्राइंगल में cos थीटा निकालना है। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है इसकी डेप्थ h, और हाइपोटेनियस है ये वाला पार्ट। तो हाइपोटेनियस हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से √h² h² प्लस d/2 होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये h और ये d/2 है तो ये कितना हो जाएगा, h² प्लस d/2 होल स्क्वायर। बस ये दो इसको सॉल्व किया और वैल्यू यहां रखी। अब आ गया समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। The system in equilibrium, what is the maximum value that W can have if friction force of 40 Newton block cannot exceed 12 Newton? यहां पर फ्रिक्शन का वर्ड सुन के बहुत सारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन नहीं किया, सिर्फ फ्रिक्शन वर्ड है। बोले सर आपने लॉस ऑफ मोशन तक बोला था। एक्चुअली इसमें फ्रिक्शन का कोई ऐसा एप्लीकेशन यूज नहीं होना था जो आपको अभी नहीं कराया हो। तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होना था। अब क्यों नहीं हुआ, मैं आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं। मैंने कुछ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसमें मैंने आपको बोनस मार्क्स दिए हैं हर एक स्टूडेंट को। और एक 13 अभी करवाऊंगा मैं, वो आसान है। और एक बोनस मार्क मैंने दिया है आपको एक क्वेश्चन में, वो बता रहा हूं मैं किस क्वेश्चन में। वो ये वाला क्वेश्चन है तो इजी, बस बाय मिस्टेक यहां क्या हुआ था, यहां के ऑप्शन कॉपी हो गए थे। तो एक बोनस मार्क मैंने यहां दिया है, तो हर हर स्टूडेंट को 6 मार्क्स तो बोनस मिले हैं। ठीक है भाई, दो क्वेश्चन के 6 मार्क्स। नहीं नहीं नहीं, उसके वन बोनस कभी देते हैं ना तो उसको पूरा पूरा नहीं देते बोनस, है ना, थोड़ा सा कटौती करते हैं उसमें से। चलिए इस पर आते हैं।
चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन था। इस ब्लॉक का टोटल इस पर 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा था इस तरफ, और 40 न्यूटन का वेट था एक्चुअली में इसका। और देखिए यहाँ पर एक टेंशन टी की वैल्यू एक्ट हो रही है, ये एंगल 30 डिग्री आपको गिवन था। फिर इसमें क्वेश्चन में ये एंगल 30 था, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर टेंशन टी का एक कंपोनेंट आएगा, ये आ जाएगा टी कॉस 30, और यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा, ये आएगा टी साइन 30, और यहाँ पर ये वेट आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से सुनना। आपको क्वेश्चन में बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, बस इसमें ये था कि दो फ्रिक्शन फोर्स है कैन नॉट एक्सीड 12 न्यूटन। अपन मान के चल रहे हैं कि इस पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 12 न्यूटन है। मैक्सिमम कितना हो सकता है 12 न्यूटन, तो हमने वो 12 न्यूटन ले लिया। उसके बाद आपको ये डब्ल्यू कैलकुलेट करना है बस। अब आ जाओ, आप में से कोई भी कैलकुलेट कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कैसे कैलकुलेट करोगे अथर? क्या करना चाहिए, ये दोनों बैलेंस करेंगे तो कितना होगा बोलो, टी साइन 30 इक्वल्स टू, ओके, अच्छा टी कॉस 30 इक्वल्स टू 12। अब आप खुद बताओ, यहां पर डिवाइड कर दोगे दोनों को तो ये आ जाएगा tan 30 इक्वल्स टू W/12। हाँ या ना? तो ये आ गया आपका जो वेट आ रहा है वो 12 tan 30। tan 30 कितना होता है 1/√3। अच्छा 4 को 12 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय √3, या फिर 4√3 डिवाइडेड बाय √3, या फिर 4√3। यस और नो? और 4√3 कितना आएगा 6.92, तो ये 6.92। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने किया 12 नंबर? क्लास में कितनी बार हुआ है बताओ? काफी अच्छा डिस्कस हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? क्या मुझे क्वेश्चन करवाने की जरूरत है क्लास में? इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, इसको बैलेंस करो, यहां इसको बैलेंस करो, दैट्स इट। यहां का टेंशन कैलकुलेट हो जाएगा। इसका शायद सी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बोनस मार्क्स मिलेंगे आपको, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 14 में ये एक टॉर्क का फिनोमेना एक्ट हो गया है, बाय मिस्टेक आ गया ना, पर डोंट वरी, यू विल गेट अ मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नोटेड ना ये? आज तुमने पेपर अभी तक से घर में सॉल्व नहीं किया होगा मालूम, अब सॉल्व किया है ना, आज हुआ। डन ना? चलिए, विच वन? 12 को करवा दूं? ठीक है, तो ये वाला हो गया। रिद्धिमा 12th वाले में कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल वही लगेंगे, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चंस। कैसे सॉल्व करना है देखो यहां पर। ये एक स्ट्रिंग है, ये हमने यहां से स्ट्रिंग अटैच की, और एक स्ट्रिंग हमने यहां कनेक्ट कर दी। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या क्या चीजें हैं। यहां पर टेंशन टी एक्ट हो रहा है। क्वेश्चन इसमें आपको इसमें पी दिया हुआ है, आप चाहे पी ले लो चाहे टी ले लो,
और यहाँ पर एक आर की वैल्यू दी हुई है, आर भी एक फोर्स है, और ये 30 डिग्री यहाँ पर गिवन है। इज इट ओके? अब आप देखना, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर अभी अगर जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो आंसर करेगा इसका। अब बताइए, इसको हमको रिजॉल्व करना है। ये एंगल कितना हुआ बोलिए? 30। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? आर कॉस 30। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? आर साइन 30। वेट का डायरेक्शन कहाँ होगा? डाउनवर्ड्स। यस और नो? अब आप बैलेंस करो सारी चीजों को, तो बोलो T इज इक्वल्स टू आर कॉस 30 होगा या नहीं होगा? अब आप यहां से देखो, तो बोलो W इज इक्वल्स टू आर साइन 30 होगा या नहीं होगा? यस और नो? अब आप एक काम करो, आपको कैलकुलेट करना क्या है? आपको कैलकुलेट करना है टेंशन T। तो आप इसको इसमें डिवाइड कर दो, तो T डिवाइडेड बाय W इक्वल्स टू, और ये बोलो टेन 30 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? अब आप देखिए T की वैल्यू कितनी आएगी? T की वैल्यू आएगी W टेन 30। तो वेट कितना दिया हुआ है आपको? 60 kg। तो ये आ जाएगा 60 इंटू 9.8, टेन 30 इज 1/√3। ये आपको वैल्यू मिलेगी। तो इसको प्रॉपर सॉल्व करोगे तो आपको 103 ऐसे करके ये वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसको जी के फॉर्म में दिया ना, तो इसको ऐसा लिखो आप, 60/√3 इंटू जी। 9.8 को मैंने जी ले लिया, और 60/√3 को आप सॉल्व करोगे ना, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाय √3 g। और इसको आप यहां पर लिख सकते हो √3 इंटू 20/√3 g। ये कैंसिल होगा, आप √3 इंटू 20 इंटू g, इसको मल्टीप्लाई कर लो। √3, हाँ अच्छा अच्छा, कॉट आएगा, एक मिनट फिर छोटा चेंज कर लो, सॉरी सॉरी सॉरी। इसको W/T इक्वल्स टू, और ये करना आप टेन 30, और T इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय टेन 30, और फिर W की वैल्यू कर देना यहां पर 60 इंटू जी 1/√3, और ये वैल्यू करना 60√3 इंटू जी। अब करो जरा, देखो कितना आ रहा है। 1.71 से 60 मल्टीप्लाई करो, 1.71 इंटू 60 कितना आ रहा है? 103.9 ना, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है इसमें। क्लियर हुआ ये? बैलेंस कैसे लेना है, कैसे फोर्सेस लेना है? डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two particles of equal masses are connected to a rope AB of negligible mass such that one is at end A, other divides the length of the rope in ratio 1:2 from B. Rope is rotated about B, मतलब B पॉइंट के अराउंड रोटेट हो रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रोटेट हो रही है। रेशियो ऑफ टेंशन इन अ स्मॉलर पार्ट टू द अदर पार्ट। ओके, ठीक है। इसमें ना सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंशन वाला कंसेप्ट लगेगा। मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बाद में इसका क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये बताओ, ये पार्ट डन? ठीक है।
कॉन्सेप्ट पॉइंट नोट करो। नोट करना, when a body of mass m tied with a string and rotates in a horizontal plane, then tension in a string provides centripetal force. Tension in a string provides centripetal force which is given as T equals to mv square by r, which is given as T is equals to mv square by r, and T is reciprocal to r, and T is reciprocal to r. इतना कॉन्सेप्ट कर लिया आप लोगों ने। ये है कॉन्सेप्ट पॉइंट। अब इसी कॉन्सेप्ट पॉइंट के बेसिस पर ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें टेंशन का डायरेक्शन बना लो आप लोग, अलोंग द लेंथ होता है ना, तो ये टेंशन का डायरेक्शन है। इज इट ओके? ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन जो बना है उसको कैसे सॉल्व करना है वो अपन देखते हैं। तो देखो यहां पर एक स्ट्रिंग आपको दी हुई है और ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसका पॉइंट बी के अराउंड इसमें पूरा रोटेशन हो रहा है और एक पॉइंट और है सी, और इनका जो रेशियो है वो 1:2 है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। Two particles of equal masses are connected a rope AB of negligible masses such that one at end A and other divides the length rope in 1:2। इसका मतलब ये है दो मासेस यहां पर अटैच्ड हैं और एक मास यहां पर है, एक मास यहां पर है और दूसरा यहां पर है। इज इट ओके? और ये जो रेशियो है ये 1:2 है। 1:2 का मतलब अगर मान लीजिए इतना पार्ट मान लीजिए 2 है तो ये वाला पार्ट कितना है? 1। समझ में आ रहा है सभी को? इज इट ओके? फिर से एक बार देखो, अगर इतना पार्ट मान लीजिए 2r है तो इतना कितना है? 1r। बोलो समझ में आ रहा है सभी को? यस और नो? ओके। अब जब ये मान लो ये वाला पार्ट ए के लिए अपन बात करें तो ए के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा mv² by 3r, बोलो यस, इक्वल्स टू टेंशन T1। हाँ या ना? यस और नो? और इस पार्ट के लिए जो टेंशन बनेगा टेंशन T2 वो आएगा mv²/1r इक्वल्स टू टेंशन T2। अब T1/T2 का रेशियो निकालना है, तो T1/T2 का रेशियो कितना आ जाएगा? mv²/3r और T2 हो जाएगा 1r/mv²। तो T1/T2 इक्वल्स टू 1/3 आएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट ओके? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। गॉट इट? तो यहां से अगर ए जब रोटेट हो रहा था तो इस पूरी स्ट्रिंग का टेंशन कितना? T1 और पूरा लेंथ कितना सेंटर से? 2r+1। रोप में नहीं 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 नहीं, रोप में टेंशन सेम रहता है, पर जब से दो मास, यहाँ मास है ना, ये यहाँ इस मास से इस मास के बीच सेम होगा, यहां से यहां अलग होगा। इज इट ओके? प्लस लेंथ पे भी डिपेंड करेगा।
रेडियस पर टेंशन। जब कोई सर्कुलर पाथ में घूमती है तो डिपेंड करता है रेडियस पर। गॉट इट? यहां तक हो गया सभी का? ये वाला क्वेश्चन छोड़ना है आपको, 14 क्वेश्चन। डन दिस पार्ट। चलिए इस पर आते हैं। थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर शोन टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई एक्सिस। ये जेई का क्वेश्चन है और एक बार क्लास में बनवाया था जब किसी स्टूडेंट अपन ने पीवाई क्यू के करवा रहे थे, तब मैंने ये क्वेश्चन बताया था। और ये सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन वेक्टर में भी करवाया था, वेक्टर में। ठीक है, अब मैं अगर आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन उतना डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट उतना डिफिकल्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन डिफिकल्ट है। अच्छे से बस इसमें रेजोल्यूशन चाहिए, वेक्टर कंसेप्ट चाहिए और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब जरा ध्यान से समझना। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग? 2, 1 और 4। बोलो हाँ या ना। कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 2, 1 और 4। ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं। क्वेश्चन रीड करना ध्यान से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है थ्री फोर्सेस 1, 2, 3 एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पर एक्ट हो रहे हैं, टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई एक्स डायरेक्शन। मतलब इन सब का रिजल्टेंट हमें सिर्फ वाई डायरेक्शन में चाहिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एडिशनल फोर्स नीडेड अलोंग एक्स एक्सिस। हम एक्स में कितना फोर्स ऐड करें कि हमें जो इसका पूरा रिजल्टेंट जो है वो वाई के अलोंग मिल जाए। क्वेश्चन समझे? तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, पहले हमने सारे फोर्सेस मेंशन कर लेते हैं। तो ये मैंने सारे फोर्सेस यहां से मेंशन करना स्टार्ट करे। ये फोर्सेस मैंने मेंशन करे। अब एंगल एंगल देखते हैं अपन, कितने कितने एंगल हैं। ये वाला एंगल कितना है बताइए? 30। ये वैल्यू कितनी है इसकी? 4 न्यूटन। ये वाई एक्सेस हो गया आप लोगों का। अच्छा, फिर ये वाला कितना है? 1 न्यूटन। यहां कितना है? ये 60। ये वाला कितना है? 2 न्यूटन। तो ये 30 है, तो ये भी कितना होगा? 30। बोलो यस और नो। अब इमेजिन करो कि मैंने एक एडिशनल फोर्स एफ एक्स एक्सिस में ऐड किया, जैसा क्वेश्चन में अपन लोग को बोला गया है। इज इट ओके? तो रिजल्टेंट कहां मिलना चाहिए बताओ? किस फोर्स के अलोंग मिलना चाहिए? वाई। तो वाई के अलोंग रिजल्टेंट मिलने के लिए ध्यान से समझना, वाई के अलोंग रिजल्टेंट तभी मिलेगा जब एक्स के अलोंग रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। ये इसका मेन कंसेप्ट है। वाई के अलोंग रिजल्टेंट तभी मिलेगा जब एक्स के अलोंग रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? जीरो। तो हम यहां बस इतना प्रूव करेंगे, नोट करना, द रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस विल बी जीरो। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जितने फोर्सेस लग रहे हैं सबका सम जीरो कर दो। द रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस विल बी जीरो। इसको जीरो कर दो। अब जितने फोर्सेस लग रहे हैं सारे फोर्सेस को आप क्या करो, यहां पर एक कंपोनेंट ये 1 न्यूटन का हो गया, एक कंपोनेंट ये 2 न्यूटन का हो गया। तो 1 न्यूटन वाले की वैल्यू आ गई 1 cos 60, 2 न्यूटन वाले की वैल्यू आ गई 2 sin 30, और ये वाला 4 न्यूटन है तो यहां पर आ जाएगा 4 sin 30। बताओ ये इतने कंपोनेंट्स यहां पर लगेंगे कि नहीं लगेंगे? हाँ या ना? इज इट ओके? तो इतने कंपोनेंट्स आपके लग रहे हैं। तो चलिए, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, पहला फोर्स हो गया F, दूसरा फोर्स हो गया 1 cos 60, तीसरा फोर्स हो गया 2 sin 30 माइनस 4 sin 30 इक्वल्स टू जीरो। बोलो हाँ या ना? इसको माइनस किया बिकॉज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए F cos 60 1/2, 2 sin 30 इज 1/2,
sin 30 is 1/2 equals to 0. F plus 1/2 plus 1 minus 2 equals to 0. बोलो हाँ या ना? F plus 1/2 minus 1 equals to 0. Is it okay? अब ये कितना आया आपका? F minus 1/2 equals to 0. F equals to 1/2. है कोई ऑप्शन 1/2? A ऑप्शन. तो A ऑप्शन इज करेक्ट. मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो. रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज 0. कुछ क्वेश्चन ऐसे बोलो ना आप लोग, किस सर ये हो जाएगा, बस रहने दीजिए. ऐसे क्वेश्चन बोल ही नहीं रहे तुम लोग. Bomb of 2 kg explodes into 2 pieces of masses 4 kg and 8 kg. The velocity of 8 kg mass is 6 meter per second. Kinetic energy of other mass. भाई डायरेक्ट हो जाएगा ये. फ्रिक्शन स्टार्ट हो चुका आप लोगों का लास्ट क्लास में, और आज फ्रिक्शन ही होना था, पर पेपर डिस्कशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट. तो फ्रिक्शन वाला पार्ट जो है वो आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रहेगा. और फ्रिक्शन में हम लोग अभी एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, इंक्लाइंड प्लेन पर एक्सेलरेशन विद फ्रिक्शन, फिर डाउन स्ट्रीम, ऐसे अलग अलग पार्ट पे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे. चलिए अभी यहाँ पर फिलहाल ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं. डन दिस पार्ट, नोटेड ना? ओके. ये bomb of 2 kg explodes into 2 pieces, mass 4 kg and 8 kg. The velocity of 8 kg is 6 meter per second. The kinetic energy of other mass. इसकी वेलोसिटी 4 kg की वेलोसिटी निकालना, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगी. तो बहुत सिंपल है. 4 kg वाले को मैं m1 ले रहा हूं. m1 हो गया 4 kg और m2 हो गया 8 kg. और जब एक्सप्लोड होने से पहले तो बॉम्ब रेस्ट पर है, कोई वेलोसिटी दी नहीं है. तो 4 kg, तो ये 4 इंटू V1 प्लस 8 इंटू V2 इक्वल्स टू 0, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से. और ये वैल्यू हो जाएगी 4 V1 8 6 इक्वल्स टू 0. 4 V1 इज -48. तो V1 की वैल्यू कितनी हो गई बताइए? ये नहीं, ये तो वेलोसिटी आई है 12 मीटर पर सेकेंड, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस साइन. अब ये वेलोसिटी आ गई. अब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है इसकी. तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m1 v1 स्क्वायर. तो मास आ गया इसका 4 और ये आ गया 12 का स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करिए, देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी. 288. तो ये आपका ऑप्शन आ गया 288. A bullet of mass 10 ग्राम is fired from a gun of mass 1 kg. निकाल लोगे इसको डायरेक्ट, इसको नहीं कराना है मुझे. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है और आपको आंसर्स मिल चुके हैं. A smooth inclined plane of angle 30 degree placed. हाँ ये करवा देता हूँ. 18 वाला स्यूडो फोर्स पे बेस्ड है. हाँ हाँ 18 वाला क्वेश्चन स्यूडो फोर्स पे बेस्ड है, उसको करवा दूंगा मैं. ठीक है. फिर 19th क्लास में कर चुके हैं अपन ऑलरेडी, तो मैं बता दूंगा इसको कैसे करना है. लेकिन इस क्वेश्चन में आपको लग अच्छा है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे. और रही बात 20th की, 20th डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिना सॉल्व किए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस पे आप उसके आंसर दे दोगे. चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं.
पहला पॉइंट बताइए यहां पर, smooth inclined plane of angle 30 degrees placed on the floor of train compartment moving with constant acceleration. पहले एक inclined plane ले लेते हैं. Let this one is an inclined plane. इस पर एक ब्लॉक प्लेस करना है. ये स्लाइड नहीं कर रहा ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन बताना है पूरा इंक्लाइन प्लेन का. तो ये इंक्लाइन प्लेन ट्रेन में है, ट्रेन के कंपार्टमेंट में प्लेस्ड है. ये पूरा का पूरा पार्ट ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. ये एक्सेलरेशन है, इसका एक कंपोनेंट यहां आएगा और एक इसका वेट का डायरेक्शन कहां पर आएगा, डाउनवर्ड. ये वाला पार्ट इसका वेट हो जाएगा. वेट के कितने कंपोनेंट बनेंगे, दो. एक ये बनेगा और एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा. अब यहां पर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा. और ये वाला पार्ट होगा mg, और ऐसे ही a का ये वाला पार्ट हो जाएगा a cos थीटा. बोलो हाँ या ना. सबको समझ में आया ये किस पे रखा हुआ है पूरा पार्ट, ट्रेन पर. ट्रेन कितना एक्सेलरेशन जा रही है, a, तो इसका पूरे पार्ट का एक्सेलरेशन कितना है, a. तो ये ट्रेन अगर a एक्सेलरेशन जा रही है, क्वेश्चन ये है ये स्लिप ना हो नीचे, उसके लिए a का एक्सेलरेशन कितना होगा, a एक्सेलरेशन कितना होगा. तो आंसर है अगर a cos थीटा mg sin थीटा को बैलेंस करेगा तो ये ब्लॉक नीचे नहीं आएगा. क्वेश्चन समझ में आया सभी को. ये पूरा सिस्टम आगे बढ़ रहा है a एक्सेलरेशन से, तो ये ब्लॉक नीचे स्लिप ना हो. क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो. तो ये तभी पॉसिबल है जब एक्सेलरेशन का कंपोनेंट a cos थीटा ब्लॉक पर अपवर्ड लगे और mg sin थीटा कहां लग रहा है, डाउनवर्ड, और दोनों एक दूसरे को क्या करें, बैलेंस. तो a cos थीटा किसके इक्वल आना चाहिए, mg sin थीटा के. तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, आंसर है mg sin थीटा डिवाइडेड बाय cos. एक्सेलरेशन पूछा है या फोर्स पूछा है, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन पूछा ना, एक मिनट. तो अगर एक्सेलरेशन पूछा है तो फिर हम यहाँ वेट नहीं लेंगे, फिर ये वाला पार्ट हम अलग कर देंगे, यहां से m वाला पार्ट अलग कर देंगे. एक्सेलरेशन पूछा है तो देखो सेम डायमेंशन एक दूसरे को बैलेंस करते हैं ना, वेट वेट को बैलेंस करेगा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन को. तो यहां पर आइदर हम यहां पर ma cos थीटा लें और या फिर यहां पर सिंपल इसको हम क्या करेंगे, वेट. हालांकि हम यहां पर प्रॉपर अगर पूरा लें तो ये आ जाएगा ma cos थीटा इक्वल्स टू mg sin थीटा, और ये m कैंसिल होगा, a की वैल्यू आएगी g tan थीटा. विच ऑप्शन इज करेक्ट, tan थीटा, थीटा कुछ दिया है क्या, 30 डिग्री दिया है, तो a की वैल्यू आएगी g tan 30. tan 30 कितना होता है, विच ऑप्शन, डी ऑप्शन. मशीन गन वाला पार्ट तो क्लास में करवाया हुआ है, देख लेना आप लोग उसको. ये वाले पार्ट का आंसर बताओ. ये भी अभी डिस्कस किया था जिस दिन लास्ट क्लास में वेइंग मशीन वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, तो ये एग्जैक्ट इसका आंसर डिस्कस किया था और एक न्यूमेरिकल कराया था, उसमें ये ऑप्शन था. कौन सा ऑप्शन है आप लोग बताओ, डी ऑप्शन है करेक्ट. जब लिफ्ट नीचे जाती है तो अपेरेंट वेट
एक्चुअल वेट से कम आता है। जब लिफ्ट नीचे जाती है तो अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से क्या आता है, कम। इतने आंसर देखने के बाद अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन होगा आंसर शीट का। ओके, कबीर पीछे पास करते हो। वत्सल, अनुष्क पीछे पास कर, दिव्यांश, आदित्य पास करते हो, पीछे पीछे, एरिन, हरमन, वेरी गुड परफॉर्मेंस, आउट ऑफ 80 यू गॉट अ 70 मार्क्स, वेल डन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज भाई। आरना, शुभी, मिस्टेक्स की हैं खूब सारी, है ना। आज अब सोल्यूशन भी दे दिया, अब ध्यान रखना कैसे करना। अक्षरा, कशिश, ये ले, कनिष्का, हम्म, समृद्धि, सक्षम, ईशान, प्रज्ञा, आर्या, एबिगेल, राधिका, गुड परफॉर्मेंस, अच्छा किया आपने। वरुण, अथर्व देवगन, अथर्व अच्छा स्कोर किया है, फिर एफएसटी में क्यों नहीं आए मार्क्स? बीच में कमेंट करना जरूरी, तेरे को मैंने मना किया ना। अब नेक्स्ट टाइम। अनमोल एब्सेंट है। रिद्धिमा, अद्रिजा, तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग की तो बिल्कुल सब अटेम्प्ट करो, बोले जो होगा देखा जाएगा, है ना। कितने नेगेटिव? नमो, वेरी गुड परफॉर्मेंस, गुड। वेद, रुशिल, राहुल। चलो मैक्सिमम स्टूडेंट, और कोई ऐसा स्टूडेंट है क्लास में? अथर्व,
चलिए, तो अब फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं। हाँ क्या भाई, अभी अच्छा हाँ। फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन वाला पार्ट, ठीक है। बोले सर 20 क्वेश्चन, वो भी सारे जेई वाले क्वेश्चन करवा के आप बोले अभी फिर से पढ़वाओगे। आज आपने जो पूरी प्रैक्टिस करी है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पीवाईक्यू हैं जो पूरा टेस्ट पेपर्स में दिया था, कॉन्सेप्ट पे सेम चल रहा है। अब मैं आपको बताऊं, अपनी क्लास में जितने स्टूडेंट को अभी इस टेस्ट में अराउंड 35 प्लस मार्क्स मिले हैं, दे आर गोइंग टू क्वालिफाई फॉर जेई, मतलब ये वाला स्टेटस चलता है। तो अगर 35 से कितना कम आ रहा है, देखना कितने मार्क्स और मेहनत कर लेते 35 प्लस आ जाता। तो ये क्वालिफिकेशन का रेशियो है अभी। अक्ष, आरना, आर्यांश, एबिगेल, आदित्य, अद्रिजा, अक्षत, अक्षरा, अनमोल, अंशिका, अंतरा, अनुष्क, अन्वेषिका, एरिन, आरोही, अथर्व, अथर्व देवगन, अयान गुप्ता, अयान खत्री, दीप्तांशु, हरमन, कबीर, कनिष्का, कशिश, खुशकेवट, लक्ष्य, नमो, पार्थ, पावनी, प्रगति, राधिका, रिद्धिमा, रुशिल, सक्षम, समृद्धि, शाइनी, शिवांश, शिविका, श्रेया, शुभी, सूरज, तनिषा, वरुण, वत्सल, वेद, आलोक, शिवली, मेधा। तो आप लोगों को आज की जो क्लास है, 1 मिनट,